स्कूलों के शुरू होते ही कोरोना संक्रमण के डराने वाले आंकड़े अब सामने आने लगे हैं। स्कूलों में कोरोना ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में एक स्कूल की 53 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जबकि ओडिशा के ही संबलपुर में एमबीबीएस के 22 छात्रों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक ही स्कूल की 53 छात्राओं को कोरोना होने के बाद स्कूल को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना संक्रमित सभी छात्राओं को क्वारंटीन कर दिया गया है। उनके इलाज के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं और फिलहाल सभी छात्राओं की हालत ठीक है। संक्रमित पाई गई लड़कियां 8वीं, 9वीं और 10वीं की छात्राएं हैं। वहीं 22 एमबीबीएस छात्रों को कोरोना अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और ओडिशा ही नहीं बल्कि जयपुर से भी डराने वाली खबर सामने आई। वहां के एक स्कूल में 12 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद स्कूल को रविवार तक के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई होती रहेगी। स्कूल से कुल 185 बच्चों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें 11 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। जयपुर में इसी महीने 15 तारीख से पूर्ण क्षमता के साथ स्कूल खुले थे, जिसके बाद अब तक 19 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। स्कूल में डे बोर्डिंग होने की वजह से बच्चों की लगातार जांच की जा रही है। इस दौरान 11वीं का एक छात्र पॉजिटिव मिला। ये छात्र मुंबई का रहने वाला है और कुछ ही समय पहले मुंबई से लौटा था। इसके बाद उसके संपर्क में आने वाले दूसरे बच्चों की जांच की गई, जिनमें 11 और बच्चों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सड़क के मुद्दे पर जारी विवाद के बीच राज्य के पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा के साथ धक्का मुक्की हो गई। आरोप है कि कुछ लोगों ने बिल्डिंग बनाने के लिए जिंदल सिटी की बाउंड्री वॉल को अवैध तरीके से तोड़ दिया, जिसका विरोध करने पहुंचे पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा के साथ कुछ लोग धक्का मुक्की करते दिखाई दिए। वहीं उनके ड्राइवर के साथ मारपीट भी की गई, और वो भी पुलिस के सामने। हालांकि जल्द ही पुलिस इस हंगामे को शांत कराने में जुट गई। जवानों ने जैसे तैसे दोनों पक्षों को अलग किया, लेकिन पूर्व मंत्री का गुस्सा तब तक 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो पुलिस से उन लोगों पर तुरंत कार्रवाई की मांग करने लगे। इन्होंने जबरदस्ती तार काटी है, मैं तार बंधवा के जाऊंगा, आप बंधवाओगे ठीक है, नहीं मेरा पर्चा दर्ज करिए। बाद में पुलिस ने दोनों पक्षों को अपनी अपनी शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी, ताकि उसके आधार पर कार्रवाई की जा सके। जिन दो गुटों में झगड़ा हुआ, उन दोनों का ही ताल्लुक ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से है। झगड़े की वजह सरकार की एक योजना में भ्रष्टाचार को बताया जा रहा है। घटना बंगाल के बीरभूम जिले में हुई है, जहां अचानक भड़की हिंसा के हैरान करने वाले वीडियो सामने आए। एक दीवार की तरफ खड़े कुछ लोगों की ओर किसी ने बम फेंक दिया। बम का धमाका इतना जोरदार था कि कुछ देर तक तो सब कुछ धुएं में खोसा गया। धुआं कुछ छटने लगा तो एक और बम धमाके की आवाज सुनाई दी। कुछ दूर से बनाए गए एक वीडियो में कुछ लोग बंदूक से गोली चलाते भी साफ दिखे। थोड़ी ही देर में पूरा इलाका जंग का मैदान बन गया। लोग हाथों में डंडे लेकर तैनात दिखे। सरकार की ग्रामीण विकास योजना के तहत लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। ये जंग तब हुई जब उन आरोपों की जांच करने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची थी। दोनों तरफ से हुई इस हिंसा में कई लोग जख्मी हो गए। बुरी तरह से जख्मी हुए कुछ लोग तो जमीन पर बेहोशी की हालत में गिरे भी दिखे। और मध्य प्रदेश के रीवा से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां पर एक चलती कार में भीषण आग लग गई, जिसे देखकर इलाके के लोग घबरा गए और बताया गया कि कार सवार जबलपुर से रीवा पहुंचे थे। तभी अचानक बीच रास्ते में उनकी गाड़ी में आग भड़क गई। कुछ ही देर में उस कार का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जो आग के आगोश में आने से बचा हो। मैकेनिकल डिफेक्ट के कारण शायद ये आग लगी है, वो जांच का विषय है। आग की लपटों से घिरी इस कार को देखकर वहां जुटे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने इस घटना की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद दमकल कर्मी और पुलिस वालों ने वहां पहुंचने में देर नहीं लगाई और कार पर पानी डालकर आग को शांत कराने की कोशिश में वो लोग जुट गए। उनकी मेहनत रंग भी लाई और करीब घंटे भर में आग को बुझा लिया गया, लेकिन तब तक वो कार जलकर पूरी तरह से राख हो चुकी थी। गनीमत ये रही कि इस घटना में कार सवार सुरक्षित रहे। यूपी में सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण की मांग कर रहे उम्मीदवारों ने विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को उन्हें जबरन वहां से हटाना पड़ा। लखनऊ में करीब 5 महीने से ओबीसी और एससी समुदाय के उम्मीदवार प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनका यह प्रदर्शन और तेज हो गया। सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण की मांग करने वाले प्रदर्शनकारी सड़क पर विधानसभा के नजदीक धरने पर बैठ गए, जिन्हें हटाने के दौरान जमकर हंगामा हुआ। पुलिस वालों के तो पसीने ही छूट गए, क्योंकि सड़क पर धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी हटने को तैयार ही नहीं थे। वो वहां ऐसे बैठे मानो चिपक गए हों। प्रदर्शनकारी लगातार नारे लगाते रहे, और जब पुलिस उन्हें हटाने लगी तो वो वहीं बैठे रहने की जिद पर अड़ गए। इन लोगों ने सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण की मांग करते हुए भी जमकर नारेबाजी की।
ओबीसी समुदाय की मांग है कि सहायक शिक्षक भर्ती में उन्हें 27% आरक्षण मिले, जबकि एससी समुदाय के उम्मीदवार 21% आरक्षण मांग रहे हैं। और इसी मांग को मनवाने के लिए वो विधानसभा का घेराव करने निकल पड़े, लेकिन पुलिस उनके रास्ते में आ गई। वैसे तो ये लोग लखनऊ के इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अपने प्रदर्शन को और धार देने के लिए वो विधानसभा का घेराव करने जाने लगे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोक दिया। प्रदर्शन में कई महिलाएं भी शामिल थीं, जिन्हें पुलिस वालों ने जबरदस्ती हटाया और बाकी प्रदर्शनकारियों को अपनी गाड़ी में बिठा दिया। जहां आरक्षण मांग रहे इन उम्मीदवारों ने नारे लगाना जारी रखा। ये सारा बवाल यूपी में 65,000 से ज्यादा सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए हुआ, जिसकी कट ऑफ लिस्ट आने के बाद ओबीसी और एससी समुदाय के उम्मीदवार भड़क गए, क्योंकि उनके हिसाब से लिस्ट में उन्हें उतना आरक्षण नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। और स्पेन के कादीस से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां धातु कर्मचारियों के समर्थन में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए और एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और धातु कर्मचारी हड़ताल पर हैं। धातु कर्मचारियों की मांग है कि उनका वेतन बढ़ाया जाए, जिनके समर्थन में कई लोग कादीस की सड़कों पर उतर आए। हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस वालों पर बोतलें फेंकनी शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए हवा में फायरिंग की, जिसका असर ये हुआ कि कुछ लोग तो इधर उधर भागने लगे, लेकिन कुछ अपनी मांग पर अड़े रहे। वो हाथ ऊपर करके पुलिस का सामना करते हुए दिखाई दिए, लेकिन पुलिस भी पीछे नहीं हटी और हवा में फायरिंग करती रही। जब इससे भी बात नहीं बनी तो पुलिस वालों ने सड़क पर धुआं उड़ाना शुरू कर दिया ताकि प्रदर्शनकारी उन्हें देख नहीं पाए और उनकी तरफ बोतलें ना फेंकें। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें इस झड़प के दौरान पुलिस वाले सड़क पर रखे एक कूड़ेदान को दूसरी जगह शिफ्ट करते हुए भी नजर आए। उस इलाके में हालात को बिगड़ने से रोकने के लिए जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई। चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल से जुड़ी एक नई जानकारी सामने आई है, जिसने अमेरिका समेत पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। खबर है कि चीन ने इसी साल जुलाई में जिस हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था, उसमें आसमान में उड़ रही मिसाइल से ही एक दूसरी मिसाइल दागी गई। बताया गया कि चीन ने जो हाइपरसोनिक मिसाइल छोड़ी थी, उसने पहले पूरी दुनिया का चक्कर लगाया और फिर दोबारा चीन की तरफ लौट आई। लेकिन चीन के करीब पहुंचने से पहले आसमान में उड़ रही उस मिसाइल ने अपने ही अंदर मौजूद एक दूसरी मिसाइल को लॉन्च कर दिया, वो भी तब जब उसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से करीब 5 गुना तेज थी। दागे जाने के बाद दूसरी मिसाइल दक्षिण चीन सागर में गिर गई, जबकि पहली मिसाइल अपने टारगेट से करीब 30 किलोमीटर दूर जाकर गिरी। दावा है कि हाइपरसोनिक यानी आवाज की रफ्तार से कई गुना तेज चलने वाली मिसाइल से दूसरी मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता अभी अमेरिका और रूस के पास भी नहीं है। और अगली खबर मौसम से जुड़ी हुई है। सर्दी अचानक टॉप गियर लगाने वाली है। श्रीनगर में तापमान 0 से नीचे पहुंच चुका है। बीती रात सीजन की सबसे ठंडी रात रिकॉर्ड की गई, जब तापमान गिरकर माइनस में पहुंच गया और -2.3 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। अकेले श्रीनगर में नहीं बल्कि कश्मीर के कई शहरों में तापमान 0 के नीचे रिकॉर्ड किया गया और ये इशारा माना जा रहा है कि इस बात का कि दिल्ली और एनसीआर में भी ठंड होने वाली है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि दिल्ली और एनसीआर में तापमान गिरकर 8 से 9 डिग्री तक पहुंचने वाला है। मतलब ठंड इतनी बढ़ने वाली है कि अब सुबह और शाम को ही नहीं, दिन में भी दिल्ली के लोगों को सर्दियों के कपड़े और जैकेट पहनने पड़ेंगे। तापमान में अचानक 5 डिग्री तक की गिरावट आने का अनुमान भी जताया जा रहा है। और दिल्ली एनसीआर का मौसम से सीधा कनेक्शन असल में पहाड़ों के मौसम से माना जाता है। पहाड़ों पर बर्फ गिरनी शुरू होती है तो दिल्ली के लोगों को भी ठिठुरन महसूस होने लगती है। और अब नवंबर के आखिरी हफ्ते में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ली है। तापमान में ज्यादातर शहरों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। श्रीनगर में सोमवार और मंगलवार के दरमियान रात इस सीजन की अभी तक की सबसे ठंडी रात रही और तापमान -2.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पहलगाम में तो तापमान गिरकर -3 डिग्री तक पहुंच गया। कश्मीर के ज्यादातर शहरों में तापमान रात के वक्त माइनस में रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 2 दिनों में दिल्ली और एनसीआर के मौसम पर भी इसका असर साफ देखने को मिल सकता है। मतलब ये कि तापमान में अचानक 5 डिग्री तक की गिरावट एनसीआर के मौसम में दर्ज की जा सकती है। दिल्ली और एनसीआर में तापमान गिरकर 8 से 9 डिग्री तक पहुंच सकता है। मौसम में ये बदलाव पूरे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में देखने को मिल सकता है, जिनमें केवल दिल्ली नहीं बल्कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी शामिल है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अभी और गिरावट हो सकती है। केंद्र सरकार ने लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए एक बड़ा कदम उठाने का संकेत दिया है, जिसके मुताबिक भारत अपने इमरजेंसी स्टॉक से कच्चा तेल निकाल सकता है।
इमरजेंसी स्टॉक का मतलब है कि देश का रणनीतिक तेल भंडार, यानी कच्चे तेल का ऐसा स्टॉक जिसे युद्ध के वक्त या किसी और इमरजेंसी के वक्त इस्तेमाल करने के लिए रखा जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें काबू में आने का नाम नहीं ले रही हैं, इसलिए सरकार ने स्टॉक के इस्तेमाल का फैसला लिया है। सरकार की कोशिश यह है कि इस इमरजेंसी स्टॉक से 50 लाख बैरल कच्चा तेल निकाल लिया जाए। भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर कच्चे तेल के रणनीतिक भंडार हैं, जिनमें कुल 3.8 करोड़ बैरल, 3 करोड़ 80 लाख बैरल कच्चा तेल रखा जा सकता है। यह कच्चा तेल मंगलुरु रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बेचा जाएगा, जिसके संकेत सरकार की तरफ से दिए गए हैं। ये दोनों ही सरकारी तेल कंपनियां हैं जो सीधा सीधा देश के इमरजेंसी स्टॉक से पाइपलाइन के जरिए जुड़ी हुई। माना जा रहा है कि 7 से 10 दिनों के वक्त में स्टॉक से तेल निकालकर कंपनियों तक पहुंचाने का काम पूरा हो सकता है। भारत समेत दुनिया के 5 बड़े देशों ने इसी तरह से अपने तेल के भंडार से तेल निकालने का फैसला किया है। इनमें चीन, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। हरियाणा के हिसार से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में काम करने वाले कर्मचारी ने रात के अंधेरे में उस दुकान को आग के हवाले कर दिया। बताया गया कि आरोपी ने दुकान के मालिक से उसका वेतन बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन उसे नौकरी से ही निकाल दिया गया, जिस पर वो गुस्से से भर गया और उसने दुकानों में आग लगा दी। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिसमें साफ दिखा कि दुकान बंद होने के बाद आरोपी मोटरसाइकिल से वहां पहुंचा। बोतल में भरे पेट्रोल को उसने दुकान पर छिड़का और फिर माचिस की एक तीली जलाकर आरोपी ने दुकान की तरफ फेंक दी, जिसके बाद वो तो वहां से चला गया, लेकिन दुकान लपटों से घिर गई। पैसे का लेन देन करना। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली के पास जेवर पहुंचे और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास की तैयारियां देखी। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर में बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करने वाले हैं, जिसकी तैयारी देखने के लिए योगी आदित्यनाथ खुद जेवर पहुंच गए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास के दौरान जो वीडियो क्लिप स्टेज पर चलाई जाएंगी, वो भी मुख्यमंत्री को दिखाई गई। योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ घूम घूम कर सारे इंतजाम देखे, स्टेज पर खड़े होकर हर चीज का बारीकी से मुआयना किया। योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में अब एक समस्या ये भी आई है कि अकल से पैदल कुछ लोग ऐसे हो चुके हैं, जो लोग किसी भी प्रोजेक्ट के साथ जब लोकार्पण की बात आती है तो कहते साहब हमने भी सोचा था इसको। मुख्यमंत्री ने केवल प्रोजेक्ट से जुड़े अफसरों के साथ ही नहीं, बल्कि पुलिस के अधिकारियों के साथ भी बैठक की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ दौरा करने के बाद निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले ही जेवर में सारी तैयारियां हो चुकी हैं। लाउड स्पीकर पहुंचाए जा चुके हैं, स्टेज लग चुका है, जिस पर बड़ा सा बोर्ड भी लगा दिखा। बोर्ड पर एक तरफ योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी है। स्टेज पर रखने के लिए आए सोफों की जांच भी सुरक्षा विभागों के अफसर कर चुके हैं। जेवर पर बनने वाले एयरपोर्ट के काम का पहला चरण 2024 तक पूरा करने की योजना है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दूर दूर तक जहां केवल खाली मैदान दिखता है, वहां 2024 में विमानों की आवाजाही शुरू होगी। चालबाज चीन और दगाबाज पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना करीब 500 किलोमीटर के दायरे में अपने शौर्य को उधार दे रही है। पराक्रम के बूते प्रहार की प्रैक्टिस चल रही है। यहां एक साथ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की वॉर स्ट्रैटेजी तैयार हो रही है। इस वॉर एक्सरसाइज में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अलावा कोस्ट गार्ड, बीएसएफ, पुलिस और दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसियां शामिल हैं। सबके बीच तालमेल को परखा जा रहा है। यह सेना का सालाना सैन्य अभ्यास है, जिसे EWT यानी कि एक्सरसाइज विद ट्रूप्स कहा जाता है। थार के रेगिस्तान से लेकर कच्छ के रण तक युद्धाभ्यास किया जा रहा है। करीब 500 किलोमीटर के दायरे में चल रहे इस वॉर एक्सरसाइज में सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। जैसलमेर में चल रही ये एक्सरसाइज 26 नवंबर को पूरी होगी। उस दिन यहां आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे मौजूद रहेंगे। करीब 400 पैरा ट्रूप्स एक साथ पैरा जंप करेंगे और कुल 30,000 से ज्यादा जवान वॉर एक्सरसाइज में शामिल होंगे। त्रिपुरा में स्थानीय निकाय चुनावों को टालने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी की पार्टी TMC को झटका लगा, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने त्रिपुरा निकाय चुनाव टालने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अब त्रिपुरा में 25 नवंबर को मतदान होगा और 28 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने TMC की मांग ठुकरा दी, लेकिन राज्य सरकार को निष्पक्ष चुनाव कराने का आदेश दिया और इसके लिए अदालत ने राज्य के DGP और IG को बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने का हुक्म दिया। यही नहीं, राज्य सरकार से त्रिपुरा में हुई हिंसा पर अब तक हुई कार्रवाई का ब्यौरा भी मांगा। इस मामले की अगली सुनवाई अब 25 नवंबर को होगी।
यूरोप के देश बुल्गारिया में परनीक प्रांत से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें सवार 45 लोगों की सांसें थम गई और बताया गया कि जान गंवाने वालों में 12 बच्चे भी शामिल थे। इस बस में सवार यात्री तुर्की के इस्तांबुल से यूरोपीय देश नॉर्थ मैसेडोनिया लौट रहे थे। तभी बताया जा रहा है कि हाईवे पर बस डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद उसमें आग लग गई। इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन के कुछ अफसर और कर्मचारी वहां पहुंचे और ये पता लगाने में जुट गए कि हादसा हुआ कैसे। जांच पड़ताल के दौरान हाईवे से दूसरी गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। वहां काफी दूर दूर तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी नजर आई। वहीं अंधेरे में हुए इस हादसे में घायल हुए लोगों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे की जगह से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें वहां सड़क पर टूटे हुए डिवाइडर और सड़क के कुछ पुर्जे बिखरे हुए दिखे। इस हादसे ने पुलिस और प्रशासन की नींद उड़ाकर रख दी। इटली की राजधानी रोम में एक एंटरटेनमेंट इवेंट कंपनी ने लोगों का मनोरंजन करने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। वहां दक्षिण कोरिया की मशहूर वेब सीरीज स्क्विड गेम में दिखाई गई गेम लोगों को खिलाई गई। स्क्विड गेम की कहानी एक खतरनाक कॉन्टेस्ट के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें कर्ज में डूबे 456 लोग मोटी रकम जीतने के लिए बच्चों के कुछ गेम खेलते हैं। ऐसे में रोम में भी लोगों को बिल्कुल स्क्विड गेम वेब सीरीज की तर्ज पर गेम खिलाई गई। सभी खिलाड़ियों को एक वैन में बिठाकर मुखौटे से मुंह ढका कंपनी का एक कर्मचारी उस जगह ले गया जहां गेम आयोजित की गई थी। वहां लगभग 50 खिलाड़ियों की मुलाकात हुई वेब सीरीज में दिखाए गए उन गार्ड्स की तरह तैयार हुए कंपनी के स्टाफ से, जो मुंह ढके और ऊपर से नीचे तक लाल रंग के सूट पहने नजर आए। इसके बाद लोगों को रेड लाइट ग्रीन लाइट नाम की सीरीज की पहली गेम खिलाई गई। प्रतियोगी भागते दिखे और कंपनी के कर्मचारी गेम से आउट होने वाले खिलाड़ियों पर लेजर गन ताने नजर आए, कुछ उसी तरह जैसा वेब सीरीज में होता है। इवेंट कंपनी ने स्क्विड गेम में दिखाई गई विशाल रोबोट डॉल की तरह तैयार हुई एक लड़की को भी पेश किया। इसके बाद प्रतियोगियों ने शुगर हनीकॉम गेम में हिस्सा लिया और जो उसमें फेल हो गए उनका हश्र वही हुआ जो वेब सीरीज में हारने वाले लोगों का हुआ था। खिलाड़ियों को गोली मार दी गई, लेकिन नकली। इसके अलावा भी लोगों को कई गेम खिलाई गई। हालांकि जीतने वाले को वेब सीरीज में तय किए गए 4,560 करोड़ वन तो नहीं मिले, लेकिन गेम खेलकर उन्हें मजा खूब आया। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। प्रदूषण को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों को कोई निर्देश दे सकती है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली, हरियाणा, यूपी और पंजाब सरकार से इस बारे में एक्शन प्लान मांगा था, लेकिन किसी भी सरकार ने कोई ठोस सुझाव या प्लान नहीं दिए थे। उस वक्त कोर्ट ने कहा था कि सरकारी अधिकारी काम ही नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि कोर्ट ही सारा प्लान बनाए और वो सिर्फ उस पर अपना हस्ताक्षर करें। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है। एमपी के उज्जैन में करीब 2 साल के बाद महाकाल की सवारी उसके पुराने रास्ते से धूमधाम से निकाली गई। महामारी के दौरान सवारी का रास्ता बदलकर छोटा कर दिया गया था, जिसमें आम लोगों के शामिल होने और दर्शन करने पर भी रोक लगाई गई थी। लेकिन राज्य में कोरोना के प्रतिबंध हटा दिए जाने के बाद अगहन मास की पहली सवारी परंपरा के मुताबिक निकाली गई, जिसमें महाकाल के चंद्रमौलेश्वर रूप को फूलों से सजी खास पालकी में बिठाकर उन्हें शहर में घुमाया गया। उनके दर्शन के लिए लोगों की भीड़ सड़क किनारे जुटी दिखी। महाकाल की सवारी की शानो शौकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सवारी को पुलिस की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। यही नहीं, सुरक्षा में तैनात पुलिस सवारी की अगुवाई करती दिखी, जिसमें पुलिस का घुड़सवार दस्ता भी शामिल था। पुलिस बैंड की प्रस्तुति ने उसे और खास बना दिया। जैसे जैसे सवारी सड़क पर आगे बढ़ी, लोगों का जोश बढ़ता ही गया। शिव भक्त महाकाल के रंग में रंगे दिखे और बड़े बड़े मंजीरे और डमरू बजाते हुए सवारी में शामिल हुए। इस मौके पर प्रशासन ने भी खास इंतजाम किए थे, जिसमें कोरोना से बचाव के नियमों का भी ध्यान रखने की अपील की गई। मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई गई है, जहां जहां पर मार्ग में दिक्कत थी, मार्ग का सुदृढ़ीकरण किया गया है। महाकाल के स्वागत में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। जहां जहां से सवारी निकली, वहां उसके स्वागत में भक्तों ने खास इंतजाम किए। कहीं फूलों का रास्ता बनाया गया तो कहीं सवारी पर फूल फेंके गए। इससे पहले मंदिर परिसर में महाकाल की पूजा की गई और उन्हें पालकी में बिठाया गया। उज्जैन में सावन और भादों के साथ कार्तिक और अगहन महीने में भी महाकाल की सवारी निकालने की परंपरा बेहद पुरानी है। इजराइल में 5 साल से ऊपर के बच्चों को भी कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। इजराइल में 5 से 11 साल के बच्चों को भी कोरोना का टीका लगना शुरू हो गया। सरकार 11 साल से ऊपर की उम्र के बच्चों को पहले से ही टीका लगाने की शुरुआत कर चुकी है।
मुंबई पुलिस ने पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ उनके घर समेत 5 जगहों पर नोटिस चिपका दिया। इसमें उनसे जल्द से जल्द कोर्ट के सामने पेश होने को कहा गया और ऐसा न करने पर उनकी संपत्ति जब्त करने की चेतावनी दी गई। कुछ दिन पहले अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया था। मेरे पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं, इसकी 12वीं मंजिल पर जो है परमबीर सिंह का एक फ्लैट है, जिसके बाहर कोर्ट ने एक नोटिस लगाया है। जयपुर में एक निजी स्कूल के 12 छात्रों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद 7 दिन के लिए इस स्कूल को बंद कर दिया गया। बिहार के मधुबनी की 20वीं सीट से बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने राज्य सरकार से शराबबंदी कानून वापस लेने की मांग की। साथ ही लोगों को शराब की लत से दूर रखने के लिए दाम 5 गुना बढ़ाने की वकालत की। छात्र नौजवान जेल के पीछे जा रहे हैं, बेचने वाला नहीं जा रहा है। शराबबंदी वापस हो। महंगा टमाटर अब लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। कई शहरों में पेट्रोल की ही तरह टमाटर भी 100 रुपए की तरफ बढ़ रहा है। यूपी के अलीगढ़ और मेरठ में कीमत 90 को छू गई। 20-25 रुपए होता था सर्दियों में, आज वो टमाटर 80-90 रुपए किलो टमाटर है। आज सर्दियों में भी इतने टमाटर महंगे हो रहे हैं, बताओ। कारोबारी ज्यादा बारिश को महंगाई की वजह मान रहे हैं। क्योंकि बाहर पानी ज्यादा गिरा है नासिक वासिक में, उधर से टमाटर नहीं आ रहा है और यहाँ टमाटर सब लाल बिकता है, कच्चा बिकता नहीं। उत्तर प्रदेश के हरदोई से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां पर मेले में डांस देखने पहुंचे एक आदमी की कुछ लोगों ने जमकर पिटाई कर दी और बताया गया कि पुरानी रंजिश में ये मारपीट की गई थी, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ दिखा कि मेले में कुछ लोगों ने उस आदमी को घेर लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। किसी ने उसे थप्पड़ जड़े तो कोई उसके बाल खींचने लगा और किसी ने उसके साथ धक्का मुक्की की। आरोपी उसे धकेलते धकेलते एक जगह से दूसरी जगह ले गए। इतने शोरगुल के बीच वो आदमी लगातार ये गुहार लगाता रहा कि उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन किसी ने उस पर रहम नहीं खाया। बताया गया कि बाद में पुलिस के दखल के बाद ये मामला शांत हो सका। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी ने नॉर्थ कैरोलिना राज्य में सेना के जवानों और उनके परिवारों के साथ थैंक्सगिविंग का जश्न मनाया। अमेरिका में हर साल नवंबर के चौथे गुरुवार को थैंक्सगिविंग डे की छुट्टी होती है, जिस पर लोग अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ दावत करते हैं और अपनी खुशियों के लिए आभार जताते हैं। ऐसे में सेना के कमांडर इन चीफ होने के नाते अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सैनिकों के साथ थैंक्सगिविंग का डिनर करने के लिए उनके एक अड्डे पर पहुंचे। जैसे ही उनका विमान रनवे पर उतरा, दर्जनों जवान अपने राष्ट्रपति के स्वागत में पलके बिछाए दिखे और फिर बैंड की धुन बजाकर बाइडेन का स्वागत किया गया। मौका आभार जताने का था, इसलिए बाइडेन और उनकी पत्नी ने सेना के जवानों का शुक्रिया अदा किया, जिसे सुनकर सैनिकों के चेहरों पर भी मुस्कुराहट आ गई। Thank you for all that you do. You're the very best. इसके बाद आई डिनर की बारी, लेकिन बाइडेन और उनकी पत्नी ने पहले खुद खाना नहीं खाया। उन्होंने एप्रन बांध लिया और सैनिकों को अपने हाथों से खाना परोसने लगे। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ने खाना परोसा तो कुछ सैनिकों ने इस पल को रिकॉर्ड करने के लिए उनके साथ तस्वीर भी खिंचाई। इस दौरान बाइडेन और उनकी पत्नी का मुंह लगातार मास्क से ढका रहा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात करेंगी और उनकी ये मुलाकात शाम 5 बजे तय की गई है। इस मुलाकात के दौरान ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के सामने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी और त्रिपुरा हिंसा के अलावा बंगाल से जुड़े दूसरे मुद्दों को उठा सकती हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी राज्य को मिलने वाली बकाया राशि की भी मांग कर सकती हैं। बीएसएफ का दायरा बढ़ाने के खिलाफ टीएमसी ने विरोध किया है और इसे राज्य के अधिकार क्षेत्र में हनन बताया है। बंगाल में तीसरी बार चुनावी जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी से ममता बनर्जी की यह दूसरी मुलाकात है। अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो में चुनाव आयोग के नए अध्यक्ष के खिलाफ विपक्ष के प्रदर्शन को वहां की पुलिस ने कुचल दिया। असल में पिछले महीने वहां के राष्ट्रपति ने अपने एक करीबी दोस्त को चुनाव आयोग का अध्यक्ष बनाया था, जिसके बाद से ही वहां के विपक्ष ने आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाकर बवाल मचाया हुआ है। और इस बार भी वो राजधानी किंशासा में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर धरना देने निकल पड़े, लेकिन उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उसने अपने ट्रक और पानी की बौछार करने वाली गाड़ियां सड़क पर उतार दी। पहले तो पुलिस ने विपक्ष के नेताओं को रोका और जब वो नहीं माने तो उनको बुरी तरह खदेड़ दिया। इसके बाद तो पुलिस ने लोगों की धरपकड़ शुरू कर दी। वो प्रदर्शनकारियों को जबरन अपनी गाड़ी में ठूंसती नजर आई। एक प्रदर्शनकारी को हिरासत में लेने के लिए 2-2, 3-3, 4-4 पुलिस वाले पसीना बहाते दिखे। एक प्रदर्शनकारी ने तो खुद को छुड़ाने के लिए एक पुलिसकर्मी की टांग ही पकड़ ली। वहीं गिरफ्तारी की एक तस्वीर देखकर तो ऐसा लगा जैसे कबड्डी का खेल चल रहा हो।
हालांकि सुरक्षा बल के जवानों ने जबरदस्त बैरिकेडिंग करके चुनाव आयोग के हेडक्वार्टर्स तक जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए और विपक्ष को वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया। 2000 करोड़ से ज्यादा के रक्षा उपकरण खरीदने को मंजूरी मिल गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में रक्षा मामलों की एक बैठक हुई। इसमें 2236 करोड़ के रक्षा उपकरण खरीदने के एक प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई। इसके तहत वायुसेना के लिए GSAT-7C सैटेलाइट भी तैयार किया जाएगा। इस सैटेलाइट के जरिए सेनाओं की कम्युनिकेशन क्षमता में इजाफा होगा। दावा किया गया कि यूपी के सोनभद्र में एक गांव में रहस्यमयी बुखार से अब तक 15 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद प्रशासन की तरफ से वहां लोगों को दवाइयां बांटी गईं। नियंत्रण में है, कोई ऐसे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, उसको नियंत्रण में कर लिया गया। दिल्ली में वेतन के मुद्दे पर हिंदू राव अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। घर का बुरा हाल है, वेतन दो, वेतन दो, हमें हमारा वेतन दो। बिहार की ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर SP सिंह को राजभवन में बेस्ट VC का अवार्ड दिया गया। यह अवार्ड उन्हें ऐसे समय पर दिया गया जब उन पर मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी के कुलपति रहते हुए टेंडर में गड़बड़ी करने के गंभीर आरोप लगे हैं। उनकी शिकायत यूनिवर्सिटी के मौजूदा कुलपति प्रोफेसर कुद्दूस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल फागू चौहान से की। आउटसोर्स और आंसर शीट के प्रिंटिंग का भी मामला खुला है, सामने मेरे संज्ञान में आया। सवाल उठे तो शिक्षा विभाग ने अवार्ड के लिए उनका चयन करने से पल्ला झाड़ लिया। इस पूरी प्रक्रिया से शिक्षा विभाग या सरकार कहीं भी संबद्ध नहीं रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने कानपुर दौरे में अलग अंदाज में नजर आए। उन्होंने चकेरी एयरपोर्ट पर कुछ यात्रियों से मुलाकात की और इस दौरान बच्चों को गोद में भी उठाया। क्रिप्टो करेंसी पर सरकार संसद के इस सत्र में बिल लाने वाली है, जिसके जरिए क्रिप्टो करेंसी को रिजर्व बैंक की मान्यता मिल सकती है। कुछ दिन पहले इसको लेकर प्रधानमंत्री ने एक बैठक भी की थी, जिसमें निवेशकों के हितों की सुरक्षा पर कदम उठाने की बात कही गई थी। वहीं बताया जा रहा है कि ये बिल पास होने के बाद रिजर्व बैंक इसके कारोबार पर निगरानी रखेगा। तो क्रिप्टो करेंसी पर अब बिल लाया जा सकता है और जल्द ही ये बिल सरकार द्वारा लाया जाएगा, जिसमें निवेशकों के हितों की सुरक्षा पर कदम उठाने की बात कही गई और यह भी बताया जा रहा है कि बिल पास होने के बाद रिजर्व बैंक इसके कारोबार पर निगरानी रखेगा। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।